हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। और आज इसमें हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे, जिस पाठ को सीखने की कोशिश करेंगे, वो है पाठ नंबर 1 भारतीय संविधान। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज इसमें हम इस पाठ के अंतर्गत जो सबसे पहले टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है संविधान बनने की प्रक्रिया। आखिर हमारा संविधान बना कैसे था? इतनी मुश्किलें आई थी संविधान बनने में, लेकिन फिर भी जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने अपना जुझारूपन दिखाते हुए बहुत बढ़िया संविधान देश के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए उसी को जानते हैं एक बार। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। 20वीं सदी यानी कि 1900 से लेकर 1999 तक का समय जो होता है 20वीं सदी, तो यानी 20वीं सदी की शुरुआत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि उस समय जब भारत की आज़ादी का आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी ये पहले से ही निर्धारित कर लिया गया था कि भारत जो जब आज़ाद होगा तो वो किस तरीके का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वह उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। यानी ये पहले से ही निर्धारित कर लिया गया था। जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए, क्योंकि एक आदमी तो इतना बड़ा संविधान नहीं बना सकता, इसलिए इसके लिए एक सभा बनाई गई जिसको नाम दिया गया संविधान सभा, और ये दिसंबर 1946 में गठित की गई और इसके अंदर 300 लोगों ने अपना योगदान दिया। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी ना कि फॉर्मेट कैसा बनेगा, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे। जानते हैं ना, एक टुकड़ा पाकिस्तान कहलाया और एक टुकड़ा भारत कहलाया। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। यानी जब इन सदस्यों ने इस संविधान को बनाया तो जो हमारे देश में विविधताएं थी, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, उन सभी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को बनाया ताकि किसी की भावना भी आहत ना हो सके। फिर उसके बाद है संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम। देखिए, इसमें एक बहुत जरूरी चीज है संघवाद। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना है। यानी संघवाद उसको कहते हैं जब किसी देश में एक से अधिक स्तरों पर सरकार मिलजुल कर काम करती हो तो उसको हम संघवाद कहते हैं। अब एक से ज्यादा स्तर की सरकार कौन कौन सी होंगी? तो देखो, हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। 3 स्तर कौन कौन से? पहला राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे देश के लिए एक केंद्रीय सरकार। फिर दूसरा होता है राज्य स्तर,
उस स्तर पर क्या है, राज्य सरकार है, जैसे अलग अलग हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, यूपी सरकार है ना। और तीसरा होता है स्थानीय स्वशासन, यानी एक राज्य के अंदर भी कई छोटी छोटी सरकारों का होना, जैसे गांवों में पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन शहरों में। समझ गए? तो 3 स्तर ये होते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले का लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे देश में संविधान होना क्यों जरूरी, संविधान तो होना जरूरी है, संघवाद होना क्यों जरूरी है? तो संघवाद का मतलब तो आपको समझ में आ गया, यानी एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का काम करना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, तो एक अकेली केंद्र सरकार उसके लिए फैसले नहीं ले सकती। इसलिए हर राज्य की व्यवस्था उसकी राज्य सरकार को सौंपी गई, ताकि जो वहां की समस्याएं वो राज्य सरकार हल कर ले। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर, लेकिन उससे पहले 2 क्रियाकलाप हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्रियाकलाप क्या है कि अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो और पता करो कि ये किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 स्तर की सरकारें हैं, तो यहां पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है। ये नहीं कि आप भी यही लिखें, आपके घर के आसपास जो ये चीजें हो आप उनका नाम लिखिएगा, ठीक है। जैसे बैंक, बैंक किसके अंडर में होते हैं? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के अधीन ये काम करते हैं। जैसे मेरे घर के पास मैंने उदाहरण के लिए लिखा है भारतीय स्टेट बैंक, आपके घर के पास कोई और बैंक हो सकता है। स्कूल किसके होते हैं, किसके अंडर में काम करते हैं? केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार में काम करते हैं। जैसे जो है अपने आसपास का कोई भी नाम लिख दो, मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिख दिया, जैसे कि राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कृष्णानगर। डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी भी केंद्र और राज्य दोनों की हो सकती हैं, जैसे दिल्ली सरकार औषधालय वो राज्य का होता है। अस्पताल किसी का भी नाम लिख दो, लेकिन अस्पताल केंद्र के भी होते हैं और राज्य सरकार के भी होते हैं, यानी दोनों स्तर के लिए काम करते हैं। जैसे कोई भी अस्पताल लिख दो, शांति मुकुंद अस्पताल। फिर पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंडर में आती है, लेकिन दिल्ली क्योंकि राज्य नहीं है ना, इसलिए यहाँ की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। लेकिन आप किसी और राज्य में जाओगे, हरियाणा में, राजस्थान में, तो वहाँ की जो पुलिस है वो उस राज्य सरकार के अधीन काम करती है। जैसे और पुलिस थाने का नाम कुछ भी लिख दो, पुलिस थाना गीता कॉलोनी, या आपके यहाँ जो आसपास पुलिस थाना हो उसका नाम आप लिख सकते हैं। फिर क्रियाकलाप नंबर 2, क्रियाकलाप नंबर 2 है कि अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम भी पता करके लिखिए और बताइए कि किस स्तर की सरकार के लिए चुने जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सांसद लिखते हैं। सांसद जैसे कि अगर आप पूर्वी दिल्ली की बात करें तो वो हैं श्री गौतम गंभीर, वो केंद्र सरकार के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, जो पूरे देश के लिए होती है। विधायक जो हैं श्री S.K. बग्गा जी, जो कि राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं और उसके लिए चुने जाते हैं। और निगम पार्षद श्री संदीप कपूर जी, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पार्षद हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों स्तर की सरकार के लिए जो व्यक्ति चुने जाते हैं उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। देखिए, संविधान सभा के सामने संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, तो आप यहां से लिख सकते हो। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। कौन कौन सी? जैसे हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। और दूसरी समस्या क्या थी कि उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि हमारे देश का विभाजन हो गया था। फिर संघवाद से आप क्या समझते हैं? जब किसी देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार काम करती है तो उसे संघवाद कहते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 3 है कि हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है। तो मैंने बताया ही था आपको, हमारे देश में सरकार जो है 3 स्तरों पर कार्य करती है। तो 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं, जैसे प्रथम कौन सी है? केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, द्वितीय राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और तीसरी स्थानीय स्वशासन जो है वो है पंचायती राज गांवों में और नगर निगम प्रशासन शहरों में। फिर उसके बाद है चौथा प्रश्न, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था निम्नलिखित कारण से महत्वपूर्ण है। क्यों? जैसे कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, ये तो हमें पता ही है।
हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं जिसे केवल एक केंद्र सरकार हल नहीं कर सकती, क्योंकि हर राज्य की अलग समस्याएं। इसलिए हर राज्य की व्यवस्था उस राज्य की राज्य सरकार को सौंपी गई ताकि उस राज्य की समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सके। इसलिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाना है दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां मैंने लिखा है ज्वाइन माई टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल, तो आप वहां से इसको कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।